बहुत साल गुजरे हुए बहुत दूर एक गांव में एक बुढ़ा सौदागर अपने बेटे रघु के साथ रहता था। एक दिन बुढ़े सौदागर ने अपने बेटे को दो घोड़े देते हुए कहा, बेटा रघु, यह बहुत ही अच्छी नस्ल के दो घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही जतन से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में जहां घोड़ों की कमी हो वहां जाकर बेच दो। एक एक घोड़ा 100-100 असरफियों में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहाँ पर जाकर तुम यह घोड़े बेच सकते हो। क्योंकि मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ तो संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और भी ज्यादा अच्छी कीमत मिल जाएगी। रघु यह बात सुनकर इस ख्याल से फूला नहीं समाया कि नई नई जगहें उसे देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर इसके साथ ही उसके पिता ने सलाह देते हुए कहा, बेटा याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए भी तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहाँ पर बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहाँ जो भी बाहर का आदमी चला जाता है उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए वह वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहाँ पर चला गया था, मगर अपनी उस बेवकूफ़ी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। रघु ने अपने बाप से पूछा कि आखिर आप बताइए तो कि आप जब ठगों की बस्ती में गए थे तो क्या हुआ था। बुढ़े पिता ने कहा, बेटा तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस हुए अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया हुआ था, तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह से यह देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहने सहने का ढंग भी सीखेगा। इस तरह यह बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहां पर पहुंचे थे। वह रात हमने एक सराय में बसर की थी। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि यह वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब तो मुझे फिक्र होने लगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया वगैरह दे रहा था, मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि उसके वहाँ पर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। यह सुनकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था एक छोटा सा कीड़ा जो कि उड़कर सराय के बाहर से निकल रहा था। मेरी सांस के जोर से वह कीड़ा सराय में उस जगह पर चला गया जहां उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वह कीड़ा उसकी पत्नी की नाक में उड़कर चला गया और इसी वजह से उसे बहुत जोरों से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। देखते ही देखते वहां पर लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया और हर आदमी उसी आदमी की तरफदार कर रहा था। साथ ही साथ वह भीड़ मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं ही उनके बच्चों की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे तो होश हवास जाते रहे। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहां से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है।
जो बिल्कुल चांद के जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। रघु को अपने बाप की इस हालत को देखकर बड़ा ही दुख हुआ। इसीलिए रघु ने अपने बाप को विश्वास दिलाया कि आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद रघु दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश में सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। इस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में रघु के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि तुम अगर पश्चिम की तरफ चले जाओ तो वहां पर तुम्हें कोई ना कोई मजबूत किश्ती वाला मिल जाएगा और इस तरह से कोई नाव उसे पार करवा देगी। जैसे ही रघु पश्चिम की तरफ चला, एकदम जोर की आंधी चलने लगी। रघु ने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सर छुपाने की जगह ना मिली। रघु करीब के एक पहाड़ की तरफ चलने लगा। अपने घोड़े के साथ वह बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था। रघु ने देखा कि क्योंकि वह अब पश्चिम में काफी आगे तक आ गया था, इसीलिए उसे ख्याल आया कि शायद यह वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि जरा देखूं तो सही कि वह अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानियां उसने सुनी है वह कैसी है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। वह पहाड़ों के किनारों से झुककर नीचे देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसका और रघु लुढ़कता हुआ उसी गांव में आ गिरा। इसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बुढ़ा आदमी आ रहा था। उसने जब रघु को गिरते हुए देखा तो उसके करीब आ पहुंचा। रघु कपड़े झाड़कर जल्दी से उठ बैठा। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बुढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत ही गौर से देख रहा है। बुढ़े आदमी ने रघु से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? रघु ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। रघु अभी यह सब सोच ही रहा था कि वे बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि एक मेढक रघु के नीचे दबकर मर गया था और वह बुढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेढक को देख रहा था। कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज को सुनकर बहुत से लोग वहां पर आ गए और वह लोग किसी अनजान भाषा में बुढ़े से बात करने लगे। फिर उन्होंने रघु को बताया कि बुढ़े के यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और इसने इस मेढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वह इसको बहुत ज्यादा चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बुढ़ा आदमी अकेला हो गया, इसीलिए वह मेढक की मौत पर इस तरह से दुखी हो रहा है। इसके बाद गांव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। रघु बौखला गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी वहां से चला जाए। इसने लोगों से पूछा कि बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए। बुढ़ा एकदम से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। एक मेढक के बदले घोड़ा। रघु ने नाराज होते हुए कहा कि एक मामूली सी मेढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। तब वह बुढ़ा कहने लगा, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे रघु को अपना घोड़ा उस बुढ़े के हवाले करना पड़ा।
वह बहुत ही उदास और दुखी होकर वहां से चला गया। अब इस पहाड़ पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल था, इसीलिए वह काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा कि कहीं से कोई आसान रास्ता मिल जाए ताकि उसे गुजरकर वह पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर के बाद वह एक गांव में आ पहुंचा। रघु का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वह गांव में गया और एक दरवाजा खटखटाया। उस घर में से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक ही आंखें थीं। रघु ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, मगर हाँ, पानी जितना चाहे पी सकते हो। असल में तो पेट ही भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वह पानी से भरा जाए या खाने से। उस एक आंख वाले आदमी ने रघु को पानी दे दिया। पानी पीकर रघु ने उसका धन्यवाद अदा किया और फिर चलने को हुआ कि तभी उस पर एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है। जैसे ही रघु ने उसे अपने गांव और अपने पिता का नाम बताया तो उस आदमी ने रघु की बाजू जोर से पकड़ ली और खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया हुआ था। वहाँ पर मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरीके से जानता था। मैंने उससे 200 असफियाँ मांगी थी और वह राजी हो गया था, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वह मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल के बाद वह मेरे घर आएगा तो मेरी एक आंख जरूर वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वह अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है। मैं तो तुम्हें 200 असरफियाँ देने को तैयार हूँ, साथ ही 20 असरफियाँ ब्याज की भी दे दूंगा, मगर तुम मेरी एक आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। रघु अब रोने के करीब था। रघु ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, परंतु फिलहाल यह बताओ कि अब मुझे करना क्या होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। और फिर बेचारा रघु घोड़े को वहीं पर छोड़कर अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द हो रहा था। दिल से भी वह बहुत ही दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि इस बगीचे में पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। उनको खेलता हुआ देखकर रघु के मन में भी आया कि वह भी अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। वह उन लोगों के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी रघु से कहने लगा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? तो रघु ने हाँ में सिर हिला दिया। वह आदमी कहने लगा, भाई अगर हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो तो उसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि हारने वाले आदमी को
जीतने वाले खिलाड़ी के द्वारा बताया गया कोई भी काम करना होगा और फिर वह आदमी पेड़ पर लगे हुए सेबों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। रघु को लगा कि शायद वह आदमी उसे पेड़ पर चढ़कर सेब तुड़वाना चाहता है। रघु तुरंत इस बात पर राजी हो गया और फिर वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में रघु अनाड़ी साबित हुआ और वह हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा कि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रघु तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी किए देता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तोड़वाना चाहता हूँ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम है और वह काम यह है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की असरफियाँ देनी होगी। उस आदमी की बात को सुनकर रघु के होश तो उड़ गए। वह कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने कहा, मैं वह सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 10,000 असरफियाँ दे दो। रघु कहने लगा, भाई, मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक नौजवान आ पहुंचा। उसने रघु को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर यह सब क्या मामला है? लेकिन रघु ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। अब वह इस गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। वह डरता था कि कहीं वह किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन वह अजनबी नौजवान रघु से बार बार पूछने लगा। देखने में वह आदमी एक भला इंसान मालूम पड़ता था। रघु ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह से उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए और फिर अब यह आदमी मुझे शर्त में हराकर मुझसे 10,000 असरफियाँ ऐंठना चाहता। उस नौजवान ने सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा चलो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूँ और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। रघु पहले तो हिचकिचाया। अब वह तीनों लोग, रघु, वह नौजवान और तीसरा आदमी, राजा की महल की तरफ चल दिए। रघु और वह नौजवान दोनों काफी आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी उनके काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तब उस नौजवान ने मौका पाकर रघु को धीमी आवाज में सब कुछ सिखा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे पीछे आ रहा तीसरा आदमी उन दोनों की इस योजना से बिल्कुल अनजान था। रास्ते में रघु और उस नौजवान ने एक मेढक पकड़कर अपनी जेब में छुपा लिया। अब वह तीनों राजा के राजमहल में पहुंच गए। तब रघु ने अपनी शिकायत राजा के सामने रखी कि किस तरह से गांव के 2 लोगों ने उसके 2 घोड़े ठग लिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह मेढक तो रघु के नीचे दबकर मर गया है, उसे वह अपना बेटा मानता था।
जिसे उस बुढ़े ने बड़े ही प्यार से पाला था, तो रघु ने झट से अपनी जेब में से एक मेढक निकालकर उस बुढ़े आदमी के सामने रख दिया और कहने लगा, महाराज, इस मेढक को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं इस मेढक को पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ और यह बुढ़ा आदमी उस पहाड़ से नीचे गिरे और इस मेढक को कुचल दे। इस तरह से इसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही न्याय है। बुढ़े के मुकदमे का यही फैसला है। बुढ़े ने जब यह सुना तो चुपचाप उसने घोड़ा रघु के हवाले कर दिया और वहां से चला गया। अब उस एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उस आदमी ने अपना पक्ष राजा के सामने रखा तो वो कहने लगा, हुजूर, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को बहुत से अजीब अजीब से शौक हैं। उनमें से एक शौक यह भी है कि वह लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा है। मैं इस एक आंख वाले आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर मैं इसकी आंख की जोड़ी की दूसरी आंख तभी तलाश कर सकता हूँ जब मुझे या अपनी एक आंख भी दे दे, ताकि मैं इसकी आंख को ले जाकर वहां पर पड़ी हुई सैकड़ों आंखों में से इसकी आंख से मेल खाती हुई दूसरी आंख लेकर आऊं। राजा एक बार फिर से कहने लगा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। राजा का इतना कहना था कि उस एक आंख वाले व्यक्ति ने रघु को उसका घोड़ा वापस किया। अब उसे अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई दिलचस्पी ना थी। वह चुपचाप राजा के दरबार से चला गया। अब बारी थी उस तीसरे आदमी की, जिसने शतरंज के खेल में रघु को हराया था। उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैंने रघु के नाम के इस आदमी को शतरंज के खेल में हराया है और शर्त के मुताबिक अब इसे समंदर का पानी निकालकर समंदर को खाली करना होगा, या फिर बदले में मुझे 10,000 सोने की असरफियाँ देनी होगी। तब रघु ने कहा, हुजूर, मैं समंदर का पानी खाली करने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप इस आदमी से कहिए कि यह एक काम करे, समंदर में बहकर आने वाली नदियों का पानी या पहले रोके, इसके बाद ही मैं समंदर को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समंदर खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि यह उन नदियों को समुंदर में गिरने से रोके, इसके बाद ही समंदर को खाली किया जा सकेगा। रघु की बात को सुनकर राजा मुस्कुराया और एक बार फिर से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। इस आदमी को पहले जाकर समंदर में गिरने वाली नदियों का पानी रोकना होगा। अब तो इस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो चुकी थी। वह सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद रघु और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूँ, ताकि अब तुम्हें कोई और ठग ना सके। इस तरह से वे दोनों घोड़ों के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते रघु की नज़र अचानक उस नौजवान की कलाई पर पड़ी तो उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था, जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आ रहा था। अब रघु को यह पता चल चुका था कि यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ भाई है। यही देखते ही रघु ने अपने भाई को गले से लगा लिया। रघु के भाई ने उसे बताया कि वह ठग और उसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया था, अब वे मर चुके हैं और तब से वह बेचारा इसी मौके में है कि
कैसे इस शहर से बाहर निकल सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच में रहकर वह इनके तौर तरीके जान चुका था और जानता था कि कैसे इन ठगों से निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चलते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमतों पर बेच दिए और खुशी खुशी अपने घर पर वापस लौट आए। उनके बाप ने खुश होकर उनका स्वागत किया। बड़े बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इस तरह से बेटे और बाप का मिलन हो गया।